आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। वित्त मंत्री अरुण जेटली की गैर मौजूदगी में मंत्रालय के प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल आज अंतरिम बजट पेश किए हैं। चुनावी साल होने के कारण इस बजट पर पूरे देश की निगाहें थीं। मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट की खास बातें यह है कि सरकार ने अब 5 लाख की सालाना आय करने वाले लोगों को टैक्स से मुक्ति दे दिया है। सरकार ने मिडिल क्लास को लुभाने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ किसान मजदूरों को भी लुभाने की कोशिश करते हुए 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने की घोषणा की है। यह रुपये 2-2 हजार करके 3 किस्त में दिए जाएंगे। वहीं मजदूरों को मानधन श्रमधन योजना के तहत कम से कम 3,000 रुपये महीने का पेंशन देने की भी घोषणा की गई है। इसके तहत देश के 10 करोड़ मजदूरों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट पर चंपारण के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। एसटीवी न्यूज के विभिन्न संवाददाताओं ने चंपारण के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से बात की है। आइए देखते हैं आम लोग इस बजट को किस रूप में देख रहे हैं। मेरा नाम है जलंधर प्रसाद यादव। जो आम बजट जो अभी पेश किया गया है आम जनता के लिए वह तो अच्छा ही हुआ है। जो 2.5 लाख पर सीमित कर दिया गया था 5 लाख हो गया, जिसको 5 लाख किया गया, इससे बहुत ही राहत मिला है। और इस तरह का ये सरकार करते चले, जहाँ जहाँ गड़बड़ी है उसको सुधार करते चले आम जनता के लिए, तो हम लोग काफ़ी खुश हैं। मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद हुआ, मैं सोनकार संघ का अध्यक्ष हूँ। जो बजट पास हुआ है आम आदमी को 2.5 लाख का से 5 लाख का हुआ, उसमें राहत बहुत बड़ा राहत मिला है। और विशेष तो अच्छे ही है, बजट का विशेष अच्छा ही है। लेकिन हम लोग का व्यवसाय से जुड़े हुए विषय में कुछ वित्त मंत्रालय से कुछ नहीं हुआ है। जो हम लोग सबसे बेसी टैक्स हम लोग के यहाँ से जाता है, सोना चांदी के यहाँ से सबसे बेसी टैक्स जाता है, उस संबंध में कुछ नहीं हुआ। बाकी तो सब ठीक है, अच्छा है, अच्छा बजट इसको बोला जाएगा। बजट पास तो अच्छी हुई है, लेकिन उसमें हम लोग को कोई बिजनेसमैन को सोने चांदी से जुड़े कारोबार को कुछ फायदा नहीं बुझा रहा है। जो आज मोदी सरकार का आम बजट जो पास हुआ है उससे आप लोगों को क्या फायदा है? आम आदमी को फायदा है कि 5 लाख का जो अति किया है लोग इनकम में जो छूट दिया है उससे बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। 2 दशक के बाद ऐसा बजट आया है जिसे चुनावी बजट भी कहा जा सकता है। बजट में सभी वर्गों को अत्यधिक लाभ पहुंचाकर अपनी ओर आकर्षित किया गया है। यह बजट मध्यम वर्गीय, कमजोर वर्ग, व्यवसायिक वर्ग, किसानों, मजदूरों के लिए अत्यंत लाभदायी है। परंतु विदेश मुक्त और स्वतंत्र स्वदेशी भ्रष्टाचार मुक्त आत्मनिर्भर भारत बनाने के क्रम में इस बजट पर विचार नहीं किया गया और उद्योग जगत के साथ साथ पुरानी अति जटिल समस्याओं से भरे कानून, स्वास्थ्य और शिक्षा के जिसमें अत्यंत क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता थी वह नहीं हो पाई जिसकी अपेक्षा थी। इस बजट से किसानों में बहुत खुशी है और किसानों में ही नहीं पूरे देश में। मंत्री का बहुत सराहनीय कदम कहा जाएगा और ये किसान के लिए एक संजीवनी हुआ। किसानों के लिए अंतरिम राहत हो गई, खेती करने के लिए जो मदद हुआ ये ठीक है। और आत्महत्या की जो बात है वो तो लोन से ऊब कर लोग आत्महत्या करता था। तो लोन क्यों लेता था जब पैसा नहीं रहता? लोन तो ले लेता शौक से, लोन तो शौक से ले लिया, उतना जरूरत नहीं है, ले लिया, ज्यादा एक के बार उठा लिया। देखिए, एज ए टैक्स कंसल्टेंट मैं ये फील कर रहा हूँ कि ये काफ़ी पॉपुलिस्ट बजट है और एक लोअर इनकम ग्रुप के लिए टैक्स में बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि बहुत 2-3 सालों से सारे लोग ये एज्यूम कर रहे थे कि टैक्स की लिमिट बढ़ाई जाए और इस बार इस बजट में सरकार ने टैक्स की लिमिट को 5 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है। इससे लगभग 3 करोड़ जो टैक्स पेयर है लोअर मीडियम ग्रुप वाले, उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है इससे। आज एसटीवी न्यूज के स्टूडियो में हमने मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट पर एक डिबेट भी रखा है। समाचारों के बाद आपको बताएंगे कि इस बजट को जिले के सीए और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर क्या राय रखते हैं। देश में अब इतिहास बदलने की होड़ मची हुई है। इसके तहत चंपारण के बेतिया में अंग्रेजी शासक की एक मूर्ति को तोड़ दी गई है।
बेतिया एमजेके कॉलेज अस्पताल में ब्रिटिश काल में लगाए गए एडवर्ड 7 की मूर्ति को युवा जागरण मंच के लोगों ने तोड़ दी है। मूर्ति तोड़ने वाले लोगों का कहना था कि यह मूर्ति अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक थी, जिसे नष्ट कर दिया गया है। उनका कहना है कि अब इसकी जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी। इस दौरान मंच के युवाओं ने टूटी हुई एडवर्ड 7 की मूर्ति के सर के ऊपर पैर रखकर भारत माता की जय तथा वंदे मातरम जैसे नारे लगाए। गौरतलब है कि एडवर्ड 7 वर्ष 1903 से 1911 ईस्वी तक इंग्लैंड के राजा तथा भारत का सम्राट था। गुजरे जमाने में उसके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में लॉर्ड कजन ने दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। इंग्लैंड का संवैधानिक राजा होने के कारण एडवर्ड 7 को ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री की सलाह से कार्य करना पड़ता था। एडवर्ड 7 की इस मूर्ति को बेतिया में अंग्रेजों के दौर में ही स्थापित किया गया था। यह मूर्ति बेतिया एमजेके कॉलेज अस्पताल के पीछे के भाग में लगी थी। इसे बेतिया में अंग्रेजों की आखिरी निशानी के रूप में देखा जाता था। भारतीय व्यवस्था अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह होने के लिए जानी जाती है। आज उसी का नमूना हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से विद्युतीकरण के कार्य को लेकर मोतिहारी शहर की सड़कों के किनारे पोल गाड़ने के लिए गड्ढे खोदे गए। इसी क्रम में शहर की एकमात्र जड़ी बूटी और पूजा सामग्रियों की मंडी गोवर्धन शाह गली को जाने वाले रास्ते के मुहाने पर भी गड्ढा खोदा गया। इस क्रम में जमीन के नीचे पानी की पाइप फूट गई। इस पानी के पाइप के फूट जाने के कारण न सिर्फ हजारों लीटर पानी रोजाना बर्बाद हो रहा है, बल्कि जल जमाव के कारण उक्त मार्केट का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। जब यहाँ के लोग शासन प्रशासन से इसे दुरुस्त कराने की गुजारिश किए तो जरा सुनिए उन्होंने उन्हें क्या जवाब दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक का पाइप कब से लगाया 20 दिन पहले लगभग, तो उसमें क्या हुआ कि नीचे का पानी फूट गया। वो बोरिंग का है जो पानी टंकी से निकलता है, फूट गया। उसके बाद हम लोग आपको यहाँ के जो वार्ड कमिश्नर हैं विजय बाबू, उनसे हम लोग बोले तो बोले कि आप लोग वोटर नहीं हैं, आप लोग का कोई ये नहीं है, आप लोग को जहाँ जाना वहाँ जाइए। फिर हम लोग पानी टंकी में गए तो पानी टंकी का स्टाफ बोलता है कि जितने भी पहले के कर्मचारी जो हैं वो सारे के सारे रिटायर कर गए हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। और हम लोग यहाँ ये जो मंडी है, सीजनली मंडी है, गरीब मंडी है, बहुत पुरानी मंडी है, देख ही रहे हैं टूटे फूटे हालात में है। पूजा पाठ की ये मंडी है, लोग आने जाने में लोगों को मने गंदगी पार करके पूजा पाठ का सामान लेना पड़ता है। हम लोग को मने सरकार से मेरी डिमांड है, मांग है, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारियों से मांग है कि जल्द से जल्द इस मने पानी जो गिर रहा है, कंटिन्यू जो पानी गिरता है, जैसे लगता है कि बाढ़ आ गया है, आने जाने में कितने महिलाएं गिर गई हैं, बहुत तकलीफ है। कई लोग परसों गाड़ी से हम गिरते गिरते बच गए। कब से ऐसा नुकसान हो रहा है? दिन भर पानी लगातार बढ़ रहा है। जरा सा इस पर मोदी जी का कहना है कि बूंद बूंद पानी बचाओ। यहाँ पर डे 1000 लीटर पानी पर डे बह रहा है, तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई प्रशासन समझने वाला नहीं है। कहता है पैसा खर्चा कीजिए तब आपका बात सुना जाएगा। वो कहते हैं कि वहाँ जाओ, कहते हैं वहाँ जाओ, अब कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। पानी कहाँ जा रहा है? पब्लिक का नुकसान हो रहा है। विधायक जी से कहिए, विधायक जी कहते हो जाएगा, और होता कुछ नहीं है। सब विधायक होते रहेगा। एक महीने से हम लोग चिल्ला रहे हैं। वार्ड कमिश्नर बोल रहे हैं कि हम लोग वोटर नहीं है, नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? वोटर नहीं है तो हमारा हक नहीं है। हम लोग मार्केट के लोग हैं, इसमें क्या फर्ज है वार्ड कमिश्नर का? वार्ड कमिश्नर बस हावी जावी में रहते हैं, कैसे दुकान लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बस यही सब रोकवाने में कि आप रोड क्लियर कीजिए, बस यही सब में उनको मन लगता है। जब काम का टाइम आया तो बोलते हैं काम नहीं हो सकता, वोटर नहीं है, वोटर नहीं है। ये वोटर नहीं है, खुलेआम कर रहे हैं वोटर नहीं है। वोटर नहीं है तो इतना भी हक नहीं है। हम लोग नागरिक हैं, मोतिहारी के, बिहार के, इंडिया के नागरिक हैं, तो इतना तो हक है। ये जो बिजली का काम हो रहा है उसके कारण ये जो पोल हिलाया जाता है, वो पोल वाले लोग क्या किए कि रात में काम करते हैं और पूरा पाइपिंग को ध्वस्त करके उसमें से पानी पिछले 15 दिन से बह रहा है। हम लोगों ने शिकायत की नगर पालिका में, यहाँ पानी टंकी में, उसका कोई प्रावधान नहीं हो रहा है। और अभी सरस्वती पूजा का दिन है, पूरा दिन भर पानी लगा रहता है, पानी चालू रहता है, तो इस पर कुछ
समस्या का समाधान होना चाहिए। जी, तो सुना आपने, न नगर पालिका, न विधायक, न वार्ड सदस्य को इससे कोई मतलब है। बूंद बूंद पानी बचाने के संदेश देने वाले जल संरक्षण के लोग भी कहां गायब है, यह भी नहीं दिख रहा है। अब खबरें नए जमाने के शिक्षक महोदय से जुड़ी हुई। छौड़ादानो प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय के विशेष शिक्षक द्वारा नियोजित शिक्षक की पिटाई के मामले का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के बाद विशेष शिक्षक के विरुद्ध नियोजित शिक्षकों के कई संगठनों ने घटना की निंदा करते हुए विरोध शुरू कर दिया है। घटना से नाराज शिक्षकों ने कल छौड़ादानो बीआरसी और प्रखंड कार्यालय में तालाबंदी कर विरोध प्रकट किया है। गौरतलब है कि शिक्षक समाज को राह दिखाते हैं, बच्चों का भविष्य संवारते हैं, लेकिन आज के शिक्षकों का यह व्यवहार कितना उचित है, आप खुद निर्णय लें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगामी 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की होने वाली रैली को लेकर पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस ने जबरदस्त तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीछे पीछे आप पीछे। अपनी तैयारियों के संबंध में चंपारण जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला ने STV न्यूज से कहा कि 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष लगभग 28 वर्षों के बाद बिहार में आ रहे हैं और जैसा लोगों का उत्साह है वैसा ऐसा लगता ही नहीं है। ये जितनी रैलियां पटना में हुई है उस सब रैलियां इसके सामने छोटी पड़ेगी। अगली खबर शराबबंदी से जुड़ी हुई है। कल पिपरा थाना क्षेत्र में 510 कार्टून शराब नष्ट किया गया है। मोतिहारी के पिपरा थाना परिसर में शराब विनष्ट करने की इस प्रक्रिया के दौरान इलाके के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी संजय सिंह, थाना अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा और ADM कुमार मंगलम भी मौजूद थे। बिहार के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कल आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में समीक्षा बैठक की है। मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के दक्षिणी मंडल के बूथ अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में प्रमोद कुमार ने लोकसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत कल संग्रामपुर में इलाके के कई लाभुकों को गाड़ियों की चाबियां दी गई। इस दौरान इलाके के BDO बलवंत पांडे, CO निरंजन सिंह सहित कई विकास मित्र मौजूद थे। बड़ी खबर बगहा से है। पुलिस ने यहां नक्सल गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला नक्सली निशा मांझी को STF ने जिला पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गिरफ्तार निशा मुखिया मनोज सिंह हत्याकांड की मुख्य अभियुक्त है, जिसे पुलिस लंबे समय से तलाश रही थी। सूत्रों के अनुसार निशा मांझी ने नक्सली एरिया कमांडर से शादी रचाकर नक्सली गतिविधियों में शामिल हुई थी। इस संदर्भ में बगहा के SP अरविंद गुप्ता ने प्रेस को बताया, बगहा जिला की निशा कुमारी नाम की लड़की है जो पूर्व में करीब 1.5 साल पहले राजस्थान में शामिल हो गई थी नक्सली गतिविधि में। उसकी सक्रिय भूमिका रह रही थी क्षेत्र में। विगत अगस्त महीने में एक नक्सली घटना घटित हुई थी वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र में, हत्या का, नक्सलियों के द्वारा हमला कर हत्या कर दी गई थी। उस कांड में ये प्राथमिकी अभियुक्त भी है। उसको आज हम लोग आसूचना के आधार पर गिरफ्तार किए। उसकी गिरफ्तारी से कई नक्सली गतिविधि के बारे में, नक्सली संगठन के बारे में, क्षेत्र में उसकी भ्रमण के संबंध में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोग को मिली है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बिहार राज्य रसोइया संघ ने घोड़ा सहन में अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। दर्जनों रसोइया ने घोड़ा सहन BRC कार्यालय से प्रखंड कार्यालय तक रोषपूर्ण प्रदर्शन किया।
अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे रसोइया ने इस दौरान इलाके के विधायक फैसल रहमान एवं सांसद रमा देवी का पुतला दहन किया। इस दौरान उन लोगों ने सरकार द्वारा जारी रसोइया कर्मियों को हटाने के आदेश की दर्जनों प्रतियां जला दी। उधर बेतिया जिले के नौतन थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 336 बोतल रोमियो क्रेजी शराब जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक नौतन थाना क्षेत्र के शिवराजपुर सनकहिया माई स्थान के पास से वाहन पर लदे शराब की इस खेप को बरामद किया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कारोबारी टुन्ना यादव परसौनी गांव का तथा ओम प्रकाश यादव इलाके के शिवराजपुर गांव का रहने वाला है। रामगढ़वा राजद युवा कार्यालय में राजद के युवा जिला अध्यक्ष ने एक बैठक की है। इस बैठक का मकसद रक्सौल की जनता को जाम की समस्या से निजात दिलाना बताया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए राजद युवा जिला अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 7 फरवरी को इस समस्या को लेकर रक्सौल में एक धरना का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आदापुर में भी बैठक की जाएगी। लोकसभा में आज अंतरिम बजट पेश किया गया है। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर पूरे भारत की निगाहें इस बजट पर थी कि क्या कुछ खास अपने अंतरिम बजट में मोदी सरकार लाने जा रही है यहाँ के नागरिकों के लिए। तमाम विपक्षी दल भी इस पर निगाहें जमाए हुए थे, लेकिन आज पेश हुए इस अंतरिम बजट की क्या खास बातें हैं और कौन कौन लोग हैं जो इससे लाभान्वित होंगे या प्रभावित होंगे, इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ एसटीवी न्यूज के स्टूडियो में हमारे 2 मेहमान मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रेवती रमन झा जी। डॉक्टर रेवती रमन झा जी एमएस कॉलेज मोतिहारी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। सर, आपका एसटीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद है अंसारुल साहब। आज के हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो है निशांत कुमार जी। निशांत कुमार जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रेवती रमन झा जी, आप इकोनॉमिक्स के जानकार हैं, प्रोफेसर हैं। आपकी नजर में जो मोदी सरकार का ये जो बजट, अंतरिम बजट आया है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये जो अंतरिम बजट 2019-20 है, ये पूर्ण बजट नहीं है, ये लेखानुदान मांग कहा जाता है इसको, और ये 4 महीने के लिए ही है। क्योंकि सरकार जो है 4 महीने के बाद कौन सरकार बनेगी, तो जो सरकार बनेगी वो पूर्ण बजट जुलाई में पेश करेगी। तो इस बजट में सरकार के वैसे हाथ बंधे रहते हैं, बहुत ज़्यादा सरकार घोषणा नहीं कर सकती है। ये 4 महीने के खर्चे के लिए ही ये बजट पेश किया जाता है। तो इस बजट में मुख्य रूप से सरकार का जो फोकस रहा है वह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो मतदान के रिजल्ट हुए हैं उससे प्रभावित होकर के सरकार ने जो मतदाता के बहुत बड़े वर्ग हैं किसान, जो 60% देश की जनसंख्या के हैं, और उसके बाद जो जनसंख्या होता है वो मध्यम वर्ग का है, उनको फोकस करके ये बजट बनाया गया है। और इसीलिए किसानों के लिए जो 2 हेक्टेयर तक जिनकी जमीन है उनके लिए 500 रुपये का महीना यानी सालाना 6000 रुपये का उनके अकाउंट में पैसा देने की बात की गई है। 3 इंस्टॉलमेंट में ये दिया जाएगा, वो 2-2 हजार रुपये का होगा। वैसे जो सरकार पहले से कहती आ रही थी, जो हम 2022 तक किसानों का जो आय होगा वह दुगुनी कर देंगे, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बजट में सरकार उस तरह की कोई भी जो है स्टेप नहीं लिया है। सरकार किसानों के लिए इसमें जो स्टेप लिए हैं, ये इससे एक स्टेप और लिए हैं। जो किसानों को खेती में जो लागत आती है, उस लागत जो खास करके 22 फसल हैं उसमें जो लागत आती है उसका 50% सरकार कर रही है, जो हम इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। तो यह स्वागत योग्य है, लेकिन ये तो अभी घोषणा है। इससे किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी 2022 तक, यह कहना हमारे लिए बहुत ही संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि इस बजट में इस तरह की कोई खास प्रावधान किसानों के लिए नहीं किया गया है।
मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो अच्छी हैं और कुछ चीजों पर आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जी। निशांत जी, आप इस पूरे बजट को एक चार्टर अकाउंटेंट के रूप में, चूंकि एक बजट की जो बड़ी अहम बात आज हुई है, 5 लाख तक के जो इनकम करने वाले लोग हैं उनको टैक्स से मुक्त कर दिया गया है, आप इस पूरे बजट को एज ए चार्टर अकाउंटेंट किस रूप में देखते हैं? देखिए, जैसा कि सर ने कहा है कि ये पूर्ण बजट नहीं है, ये अंतरिम बजट है, तो वैसे ही सरकार के हाथ बहुत ज़्यादा खुले नहीं होते हैं, उतना खुल करके बजट जो है नहीं बन पाता है। और जहाँ तक आपने 5 लाख रुपए तक का सवाल किया है, उसमें ये है कि इसमें मतलब अगर पूरे बजट को देखा जाए तो मध्यम वर्ग को सच में कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर ही ये बजट बनाया गया है। दरअसल 5 लाख रुपए तक का जो इनकम है, आय है, उस पर जो पहले कर लगता था अब उसमें छूट हो जाएगी, कोई कर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 5 लाख के ऊपर जैसे ही आपका इनकम बढ़ता है तो आपको फिर से पुराने स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। जी। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए तो एक इनकम टैक्स के अंदर जो है एक सेक्शन है 87A। 87A के अंदर जो है मुख्य रूप से ये प्रावधान किया गया है, पहले से उसमें 3.5 लाख का प्रावधान था, उसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर बढ़ती है तो आपको कोई फायदा नहीं होने जा रहा है इस बजट से। जी। और पहले का जो टैक्स का जो स्लैब है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके बाद 2.5 से 5 लाख तक 5% का प्रावधान है, 5 से 10 लाख रुपए तक आपको 20% कर देना पड़ता है, और 10 लाख के ऊपर इनकम है तो 30% टैक्स आपको सरकार को देना है। तो अभी भी अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो वही पुराने स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये उन लोगों को फायदा होगा जिनकी आय अभी तक 5 लाख रुपए तक है। तो जैसी बात है, जो बातें कही जा रही हैं कि मध्यम वर्ग को टारगेट किया गया है, तो वो इसमें दिखती है। जी जी बिल्कुल। जी। प्रोफेसर साहब, आप ये बताएं कि जो देश में जिस तरह की बेरोजगारी की स्थिति है, उस नजरिए से अगर हम देखें तो ये बजट, इस बजट में क्या खास है? ये देखिए, बेरोजगारी का जो स्तर है वो 1972 के बाद जो अभी बीत रहा है, ये वित्तीय साल जो बीत रहा है, तो इसमें बेरोजगारी का स्तर 1972 के बाद से भी खराब स्थिति में है। और बेरोजगारी को दूर करने के लिए, खास के युवा वर्गों के लिए, इसमें कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। जो युवा वर्ग ही देश के समझिए तो निर्माणकर्ता होते हैं, देश को आगे बढ़ाने में उनका योगदान होता है, और खास करके हमारी सरकार बराबर कही है जो हमारे पास में जनांकीय लाभ है, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को जब तक आप उत्पादक कार्यों में यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसका उसमें प्रयोग नहीं करेंगे, उसको उसमें नहीं लगाएंगे, तो आपका देश का विकास द्रुत गति से, तेज गति से नहीं होगा। तो इस तरह की जो हमारे पास में जो जनांकीय लाभ की बात की जाती है, उसको आकर्षित करने के लिए, उसको विकास के कार्यों में लगाने के लिए, जिससे देश का विकास तेजी से हो और उन लोगों को रोजगार भी मिले, इसकी व्यवस्था हमको इस इंटरिम बजट में नहीं लग रहा है। निशांत जी, एक इस बजट में और बातें कही गई हैं कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 40,000 से बढ़ा के 50,000 रुपये कर दिया गया है, ये क्या है और इसका क्या मतलब है? देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 40,000 से 50,000 किया गया है, तो 10,000 रुपए का अधिक, मतलब इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ, या कह सकते हैं इसको जो बढ़ाई है सरकार ने, तो उसमें मुख्य रूप से आपको टैक्स में थोड़ा बहुत तो फायदा होने जा रहा है। और उदाहरण के लिए, अगर आपकी आय 10 लाख से ऊपर होती है तो स्वाभाविक बात है आप पे 30% कर लगाया जाता है, तो अब आपको 10,000 रुपए पे 3,000 रुपए कम कर लगेगा। अगर आपकी आय 20% वाले स्लैब में है तो 10,000 इनकम आपकी कम हो जाएगी, तो उस पर 2,000 रुपए का आपको फायदा हो जाएगा। एक और बात कही गई है कि 40,000 रुपए के जो ब्याज दर है उस पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत बढ़िया, मतलब हमारे हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया सरकार ने ये काम किया है, क्योंकि अभी तक का नियम ये था कि अगर आपको बैंक से या पोस्ट ऑफिस से ब्याज सालाना 10,000 रुपए से ज्यादा मिलता है
तो बैंक को या पोस्ट ऑफिस को 10% की दर से उस पर TDS काटना पड़ता था, जिसको बढ़ा करके अब 40,000 कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बढ़िया, इसको वेलकम स्टेप कहा जाएगा। मैं और इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका जैसे कि जो रिटायर हो गए हैं, उनको पेंशन आ रहा है और पेंशन इतना नहीं है कि उन पे कोई कर लगे, बिलो टैक्सेबल लिमिट है कि नहीं। तो उस सिचुएशन में और उनका कुछ FD है तो वो उस पर ब्याज उनको मिलता रहता है, तो 10,000 से ज़्यादा जैसे ही ब्याज होता है उनका TDS कट जाता है। बहुत सारे सिचुएशन में क्या होता है उनको पता भी नहीं चलता है। जैसे हमारे पास आते हैं बहुत लोग तो बताते हैं कि सर TDS हमारा कट गया है, तो फिर हम लोग उसका जो है जो समाधान होता है हम लोग करते हैं। अब इससे ये फायदा होगा कि सीधा 40,000 तक उनको अगर ब्याज मिलता है तो कोई उस पर कर नहीं लगे, मतलब बैंक TDS नहीं करते। जो बड़े व्यवसायी हैं उसके लिए इस बजट में क्या है, जो कारोबारी अच्छे कारोबार हैं, बड़े लेवल पे कारोबार करते हैं? देखिए, जो बड़े लेवल पे भी कारोबार कर रहे हैं तो वो अगर जैसे मान लीजिए उनकी आय 5 लाख, अगर वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उनका तो जो इंडिविजुअल का जो स्लैब होता है उसी तरीके से उनके आयकर की गणना की जाती है। तो अब अगर बड़े व्यापारी आप यहाँ से इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर उनकी आय 5 लाख से ज्यादा होता है तो उनको तो फिर कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, उनके लिए कोई फायदा नहीं है। जिनकी आमदनी 5 लाख से ज्यादा है तो बड़े व्यवसायियों में आपके हिसाब से जो इस बजट में प्रावधान है, जो पुराना जो स्लैब चल रहा है वही उन पे लागू। प्रोफेसर साहब, एक बजट में और एक तमाम मीडिया हाउस इस पे चर्चा कर रहे हैं और जो बात कही गई है वो मजदूरों के लिए कही गई है। वो जो है 3,000 पेंशन रुपये महीना देने की बात हो रही है, ये इसी को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये सरकार ने की है जो मध्यम वर्ग और जिन मजदूरों की इनकम या सैलरी कहिए 15,000 रुपये तक है और संगठित क्षेत्र में है, तो उनके लिए मेगा पेंशन की व्यवस्था सरकार ने की है। तो इससे जरूर जो है मध्यम वर्ग के लोग और असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको इससे लाभ होगा। एक ग्रेजुटी की सीमा जो है 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए नहीं, ग्रेजुटी की सीमा अंसारुल साहब 10 लाख से बढ़ा करके 30 लाख तक की गई है। तो ये 20 लाख तक कर मुक्त रहेगा और 10 लाख पर में टैक्स लगेगा, ये ऐसा किया गया है। पहले 10 लाख तक था ग्रेजुटी की सीमा, उसको बढ़ा के 30 लाख तक कर दिया गया है। जी, यहाँ पे जो देश की जो स्थिति है आज के तारीख में, बेरोजगार जो युवक हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उनके लिहाज से इस बजट के जरिए क्या कुछ खास यहाँ पे नजर आ रहा है इसको बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए? नहीं, बेरोजगारी की स्थिति तो मैंने पहले ही अंसारुल साहब आपसे कहे, जो 1972 के बाद से बहुत ही खराब स्थिति है। NSSO का डाटा भी वैसे आया हुआ है, लेकिन सरकार उसको पब्लिश नहीं करने दी और इस संदर्भ में 2 आदमी रिजाइन भी कर चुके हैं इसी जिज की वजह से। तो बेरोजगारी की स्थिति तो बहुत ही खराब अभी की स्थिति में है। और अगर आंकड़ा उल्टा के देखा जाए तो इस पीरियड में आप देखिएगा जो रोजगार के स्तर खास करके सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा मिला ही नहीं है। तो ये युवाओं के लिए ये जो बजट है वो हतोत्साहित करने वाला है, बहुत उत्साहजनक इसको हम नहीं मानते हैं। हालांकि ये पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन क्या जो बेरोजगारी के तरफ जो है विपक्ष के निशाने पर थी केंद्र सरकार हमेशा से रही है, तो इस तरह से जैसा कि आप कह रहे हैं कि बेरोजगार युवकों के लिए कोई चीज नहीं है और उसमें तमाम तरह आंकड़ों की बात नहीं की, तो स्थिति यथावत है या विपक्ष के जो प्रेशर बनाया जा रहा था बेरोजगार युवकों को नौकरी के जो है अवसर मुहैया कराने के लिए वो यथावत ही रहेगी स्थिति? नहीं, उसमें कोई सुधार होने का तो इसमें हम नई व्यवस्था देख रहे हैं इस अंतरिम बजट में। इस तरह का कोई सुधार की व्यवस्था नहीं है जो अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले, इसकी कोई खास व्यवस्था नहीं है। जी, अंत में थोड़ा 1-2 सवाल हम जान लेते हैं कि इस बजट के निशांत जी कुछ 2 नेगेटिव चीजें और 2 पॉजिटिव चीजें आपकी नजर में क्या है?
कि ये तो निगेटिव पॉजिटिव की सरकार तो जो भी बजट बनाती है, जो देश की स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति और जनता क्या चाहती है, पॉलिटिकल कुछ रीजंस भी होते हैं, सब चीज को समावेश करके एक संतुलित बजट बनाने का प्रयास करती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो ऐसे में अब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, दो निगेटिव आपने कहा और दो पॉजिटिव बताने को कहा, तो बड़ा मुश्किल है इसमें। और खैर जहां तक मेरी समझ है इसमें निगेटिव अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानना चाहेंगे उस हिसाब से हो सकता है। अगर आप टैक्स पेयर के व्यू से देखें या गवर्नमेंट के हिसाब से, टैक्स पेयर के व्यू से आपसे, चूंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो ये जो टैक्स पेयर हैं उनके दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं, अगर वो चीजें जो हैं जो कम जो आय करते हैं उनके नजरिए से और जो ज्यादा आय करते हैं उनके नजरिए। देखिए मैं इस पे आपको थोड़ा सा इस बारे में बता देता हूँ। जैसे अगर आप टैक्स पेयर के हिसाब से देखेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिनकी इनकम सालाना 5 लाख रुपए तक है उनको तो फायदा होगा, ये पॉजिटिव। हाँ, आप इसको एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक इस पार हो गए उस पार हो गए। अगर आप 5 लाख तक इनकम है आपकी तो फायदा ही फायदा है। 5 लाख के ऊपर जैसे ही जाते हैं तो आपका फायदा जो एग्जेम्पशन का है वो 2.5 लाख पे आ जाता है। फिर 2.5 से 5 पे आपको 5% लगेगा ही लगेगा। फिर 5 से 10 पे जो स्लैब है आप नॉर्मल स्लैब के हिसाब से आपके ऊपर कर लगेगा। एक तो ये चीज है। दूसरा इसमें अगर बजट का एक फायदा और भी देखा जाए तो एक कैपिटल गेन के अंदर एक सेक्शन है, जैसा कि वित्त मंत्री, प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि मैं मुंबई से आता हूँ और मैंने देखा है कि एक अगर पिता हैं उनके 2 लड़के हैं तो एक जगह एक हाउस प्रॉपर्टी बेच करके दूसरी जगह खरीदते हैं तो अभी तक एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदने पे ही उनको छूट मिलती थी, तो उसको बढ़ा करके 2 कर दी गई है। तो ये एक पॉजिटिव कहा जा सकता है। अगर पॉजिटिव और भी इसमें ये कह सकते हैं कि 40,000 को बढ़ाकर 50,000 किया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन। इंटरेस्ट वाली जो बात थी, जो टीडीएस आपका 10,000 के ऊपर ही बैंक या पोस्ट ऑफिस काट लेती थी, वो अब आपका नहीं कटेगा। ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं। अब अगर निगेटिव एस्पेक्ट देखें तो टैक्स पेयर के हिसाब से ये है कि जो हमारी मतलब जनता है, जैसे लोग हमारे पास आते हैं वो लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो 5 लाख का लिमिट है जो उसको फ्लैट, जैसे अभी एग्जेम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख है उसको 5 लाख तक कर दें। जैसे मांग होती रही थी, आप समाचार पत्रों में भी काफी बार पढ़ा होगा। और एक दूसरा जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C, उसमें 1.5 लाख की सीमा तय की गई है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं लोग ये उम्मीद रख रहे थे इस बजट से कि शायद सरकार एक तो एग्जेम्पशन लिमिट को 5 करे, दूसरा उसमें हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रोफेसर साहब, ओवरऑल जो ये बजट है उसको आप क्या मार्क्स देना चाहेंगे मोदी सरकार को? ये सबसे बड़ी बात है जो निशांत साहब इनकम टैक्स के बारे में बताए हैं, तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ जो सैलरीड क्लास है, जिनका इनकम टैक्स में टैक्स इवेजन की कोई गुंजाइश नहीं है, टैक्स चोरी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे, और ये सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पेरी है सैलरीड क्लास। और अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें करीब 2 करोड़ से ज्यादा जो पहले होते थे रिटर्न भरने वाले, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले, वो करीब 6 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। तो उनको रिलीफ देना चाहिए और यही लोग मेनली इनकम टैक्स देते हैं। तो ये सैलरीड क्लास के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं किया गया, उसको कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ा जो है हतोत्साहजनक सैलरीड क्लास के लिए है, जो कोई कर चोरी नहीं करते हैं, वो उनका ईमानदारी से उनका टैक्स डिडक्शन हो जाता है। तो इसके लिए ये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं हो सका है। तो इस बजट को मोदी साहब का कौन ग्रेड दे ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा। बात तो हम लोग मोटा मोटी बता दिए हैं, अब ग्रेड के लिए अभी कहना जो थोड़ा मुश्किल हमको लग रहा है। निशांत जी और प्रोफेसर साहब, आपका अपने इस एसटीवी न्यूज के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया है अंसारुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया इसके लिए। आज के समाचारों में बस इतना ही। चंपारण से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसटीवी न्यूज, सच की आवाज।
को मेरी